हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजत गर्ग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, गवर्नमेंट बजट। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, एक तो ये 12th क्लास के सिलेबस में है, 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये बीए बीकॉम वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ में क्योंकि ये गवर्नमेंट बजट है, ये जनरल नॉलेज के लिए भी हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, मतलब एक साल की स्टेटमेंट है। किस चीज की? शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। ये इसके अंदर आइटम वाइज एस्टिमेट्स होते हैं। एस्टिमेट्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई चीज एक्चुअल नहीं होती है, इसके अंदर सारा का सारा एक अंदाजा होता है, एक एस्टिमेट होता है गवर्नमेंट ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। जो भी गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स है, रिसीप्ट्स माने जो भी गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होने वाला है, एंड एक्सपेंडिचर, और जो भी गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च करना है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक फिस्कल ईयर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट बजट का मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, एक साल की स्टेटमेंट है, जो कि आइटम वाइज गवर्नमेंट की सभी एस्टिमेट्स को, एस्टिमेट्स माने जो गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया है कि उनको कहां कहां से रिसीव्स होने वाली है, कहां कहां उनका एक्सपेंडिचर होने वाला है, और ड्यूरिंग आ फिस्कल ईयर, एक फिस्कल ईयर के अंदर। अब इसमें कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं समझाता हूं। देखो, एक तो फिस्कल ईयर का मतलब है, हमारा जो इंडियन फिस्कल ईयर है वो है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो फिस्कल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का। अच्छा, ये जो बजट है, ये बजट कब हमारे सामने आता है, गवर्नमेंट कब शो करती है? ये बजट जो है ये हमारे सामने जनरली 1 फरवरी, हर साल की 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है हर साल 1 फरवरी को ये जनता के सामने पेश करते हैं। दूसरा, फिस्कल ईयर बताया मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में गवर्नमेंट की जितने भी, एक अंदाजा लगाया जाता है कि गवर्नमेंट को जितनी भी रिसीप्ट होने वाली है, जो गवर्नमेंट रिसीव करेगी पैसा और जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, उसका एक रिकॉर्ड है, उसका एक स्टेटमेंट है। अच्छा, ये जो बजट होता है हमारे देश में, बजट कई तरह के होते हैं। हमारे देश में बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और लोकल गवर्नमेंट का होता है। बट हम जो हमारे सिलेबस में हमने पढ़ना है गवर्नमेंट बजट के बारे में, वो पढ़ना है सेंट्रल वाला, जिसको हम नाम देते हैं यूनियन बजट, यूनियन बजट। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है। तो आपको समझ में आया बजट का मीनिंग क्या है? एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। बजट क्या है? बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। बजट एक साल की स्टेटमेंट है। किस चीज की? आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट की आइटम वाइज, जो भी गवर्नमेंट को रिसीप्ट होने वाली है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसको प्रेजेंट करता है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक फिस्कल ईयर के अंदर। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। कोई डाउट? बोलो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। अब हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। गवर्नमेंट बजट बनाया क्यों गया? अब आपके मन में आएगा, यार ये बजट बनाने की जरूरत क्या है? जो पैसा आया आने दो, जो खर्चा करना है कर दो। ये बेफालतू का स्टेटमेंट बना रहे हो, फिस्कल ईयर पढ़ा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? तो भैया, इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जिस प्रकार से हम घर में बजट बनाते हैं, तो
तो जो घर की हमारी जो भी हमारे घर में चीफ होता है, हमारे फादर, हमारी मदर, वो जो भी पैसा कमा के लाते हैं वो एक बजट बनाते हैं। तो बनाते हैं कि हमारे ये पैसा कितना आना है और हमें ये कहाँ कहाँ खर्च करना है। इसी प्रकार से देश बहुत बड़ा है, देश को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए और उनको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है ये भी। तो इसलिए सरकार एक एस्टिमेशन करती है, एक बजट बनाती है। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है देखिए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले आप इस वर्ड को समझिए कि रीएलोकेशन का मतलब क्या है। री माने दोबारा से, अगेन, एंड एलोकेशन माने आवंटन, हिंदी में मतलब बांटना। तो दोबारा से रिसोर्सेज को बांटना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सरकार चाहती है कि इस प्रकार से हम रिसोर्सेज को दोबारा से एलोकेट करें ताकि गवर्नमेंट का, इकोनॉमी का मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो और साथ साथ सोसाइटी का सोशल वेलफेयर भी हो सके। आप कहोगे सर ये कैसे होता है? तो देखो भैया कैसे होता है। सरकार के पास रीएलोकेशन करने के बहुत तरीके हैं, मगर जो हमारे सिलेबस में बताता हूं मैं, एक है टैक्स और एक है सब्सिडी। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट हम पे इंपोज करती है, सब्सिडी जो गवर्नमेंट हमको रिलीफ देती है। तो होता क्या है, सरकार क्या करती है, सरकार सोसाइटी के भले के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन चीजों पे, जो चीज अनयूजफुल है, जो चीज हार्मफुल है, उन पे टैक्स रेज कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल टोबैको, लिकर्स आदि पे, शराब वगैरह पे सरकार टैक्स को राइज करती है, बड़ा करती है। इसके दो फायदे, एक तो जब उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो उनका कंजप्शन कम हो जाएगा, जो कि लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा है। नंबर दो, क्योंकि सरकार टैक्स को रेज करती है तो टैक्स के कारण सरकार की रेवेन्यू भी ज्यादा हो जाएगी और उस पैसे को सरकार क्या करेगी, जो यूजफुल थिंग्स है, जो गरीबों की भलाई के लिए चीजें हैं, जो सोसाइटी के भले के लिए चीजें हैं, जैसे राशन हो गया आपका, एलपीजी सिलेंडर हो गया आपका, या कोई और ऐसी चीज जो गरीबों के लिए बहुत जरूरी है, उस पर सरकार उसी पैसे से सब्सिडी दे देगी। सब्सिडी माने उसको कम रेट पर सप्लाई करेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कहां से टैक्स लेना है और कहां पे सब्सिडी देके सोसाइटी का सोशल वेलफेयर किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए। तो स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। अब देखो, आप सबको पता है, हर कोई जानता है जो इंडिया में रहता है, कि हमारे यहां पर जो गरीब है वो बहुत गरीब है और जो अमीर है वो बहुत अमीर। रिच और पुअर के बीच में जो डिवीजन है, जो बहुत बड़ी खाई है, वो बहुत बड़ी है। तो सरकार चाहती है कि इस डिफरेंस को, जो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है, उसको मिनिमाइज किया जाए, उसे कम किया जाए। तो कम कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो इंडिया का रिच सेक्शन है उस पर टैक्स इंपोज करती है। जैसे आप कोई भी लग्जरी चीज लोगे तो उस पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। आप एसी ले रहे हो, महंगी महंगी गाड़ी ले रहे हो, तो इन सब पे ह्यूज टैक्स लगाया जाता है, ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। मगर जो पुअर के कंजप्शन की चीजें हैं, जो हर कोई बेसिक थिंग्स पुअर कंज्यूम करते हैं, उस पर सरकार उनको रिलीफ देती है, सब्सिडी देती है। इससे क्या होगा, इससे यहां से पैसा लिया जाएगा और यहां पे पैसा दिया जाएगा, ताकि इनके बीच की जो इनइक्वालिटीज है वो कम की जा सके। इसलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है कि ये पैसा किस तरीके से लिया जाए और ये पैसा जो हमारे देश का गरीब सेक्शन है उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि उनके बीच का डिफरेंस कम हो, इसलिए इनइक्वालिटी मिनिमाइज हो जाए। तो स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब इकोनॉमी को स्टेबल रखना। बेसिक इकोनॉमी में दो तरह के फेज चलते हैं, फेज तो कई सारे हैं बट यहां पर हमें दो पढ़ने हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन माने जब जनरल प्राइस लेवल जो है वो लगातार इंक्रीज करे काफी लंबे समय तक। तो इन्फ्लेशन सिचुएशन होने का बेसिक कारण है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती जा रही है, इसलिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। तो इसको ठीक करने के लिए
और एक डिफ्लेशन का कारण है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इन सिचुएशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है, ताकि ना तो देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन रहे ना डिफ्लेशन की सिचुएशन रहे। ये फायदा है। नंबर 4, तो स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेस वो है जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, जिस पर गवर्नमेंट सेक्टर का होल्ड है। अब कुछ नाम बताता हूं मैं आपको, जैसे आपने सुना होगा BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेल एक SAIL, सेल। ऐसी कई सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज है जिनको मैनेज करने के लिए सरकार को फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहां से आएगा, किस तरीके से वो पैसा कलेक्ट करना है ताकि इनको मैनेज किया जा सके, इन पे आने वाले खर्चों को पूरा किया जा सके, इनको आगे ग्रो किया जा सके। तो इसके लिए सरकार एक बजट बनाती है कि किस प्रकार से वो अपने फंड को मोबिलाइज करे। 5th पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये बहुत बड़ा जरूरी काम है आज के टाइम में। आज पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे भागा हुआ है। हर कोई चाहता है कि देश की ग्रोथ हो, जीडीपी इंक्रीज हो, बड़े तगड़ी कंपटीशन चल रहा है सभी देशों के बीच में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है। इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए सरकार को 2 चीजों पर ध्यान देना होता है, एक तो सेविंग और एक इन्वेस्टमेंट। अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बट यहां पब्लिक सेक्टर की बात चल रही है, अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कम रह जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम रहने से क्या होगा, ग्रोथ हमारी रुक जाएगी, जीडीपी हमारी कम हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, सेविंग को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, सेविंग इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से इक्विलिब्रियम लाया जा सके ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन भी ना आए। मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बीच में एक तालमेल बिठाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, सेविंग को इंक्रीज करने के लिए, जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए सरकार बजट बनाती है कि किस तरीके से पैसा हमारा कहां से आना है और कहां पर जाना है। और स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। तो ये हम जानते हैं सब कि हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं और अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट्स का में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज है, बहुत ज्यादा अंतर है। आपको मिलेगा कोई स्टेट इकोनॉमिक तौर पे बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है और कोई स्टेट काफी पिछड़ गया है। तो ये जो हमारे स्टेट्स के अंदर इतना वेरिएशन है, इतनी डिस्पैरिटीज है, इसको कम करने की जरूरत है। ये नहीं कि जो हमारा स्टेट ग्रोथ कर गया है आप क्या करो उसको नीचे गिरा दो, नहीं, ये नहीं करना। हमें करना क्या है, जो हमारा स्टेट पिछड़ गया है, जो रीजन हमारा पीछे रह गया है, उसको हमें इकोनॉमिक तौर पर ऊपर उठाना है। तो ऊपर अपना उठ जाएगा क्या, ऊपर कैसे उठेगा? ऊपर लाने के लिए हमें वहां पर फंड को मोबिलाइज करना पड़ेगा, वहां हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए चाहिए भैया पैसा, चाहिए पैसा। तो सरकार, तो जो हमारे बैकवर्ड रीजन है, सरकार क्या करती है, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये हुआ सरकार वहां पे कुछ एक्स्ट्रा, उस जोन के अंदर एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रोड्यूसर्स को देती है अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे टैक्स कंसेशन हो सकता है, जैसे सस्ती जमीन हो सकती है, जैसे पावर सस्ती हो सकती है, या किसी और तरीके का अट्रैक्शन, ताकि प्रोड्यूसर उस एरिया की ओर अट्रैक्ट हो जो बैकवर्ड एरिया है और उधर अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, वहां फैक्ट्रियां ओपन करे। इससे क्या होगा, इससे उस रीजन के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां काम धंधे चलेंगे और वो जो बैकवर्ड रीजन है उसको ऊपर उठने में मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे, आज हमने पढ़ाया आपको बजट क्या है, व्हाट इज बजट, बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, आप हाथों हाथ साथ साथ, क्योंकि सब चीजें बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है, आप हाथों हाथ उसके नोट्स भी बनाते चलिए एक कॉपी पर।
और उससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे की ओर लेके जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि सरकार को रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर करना है, बट वो रिसीप्ट्स कहां से आएंगे, वो एक्सपेंडिचर कहां पे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और क्योंकि प्री बोर्ड्स आ गए हैं तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उन सभी स्टूडेंट्स को जो 12th क्लास में हैं उनको आप ये शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।